आज हम लोग पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं, यानी संसद। अब संसद पढ़ने वाले हैं तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आर्टिकल जो 79 है, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। ये वाला जो है 79 आर्टिकल है, इसमें संसद का उल्लेख किया गया है कि संसद का गठन होगा। अब संसद में कौन कौन से लोग होंगे, क्या होगा, वो इसी का उल्लेख करता है 79। तो संसद में संसद 3 लोगों से बेसिकली मिलकर बनती है, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी जो लोकसभा है ये वाला, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन 3 लोगों से मिलके संसद मुकम्मल होती है, संसद बनती है। जैसे लोकसभा में जनता वोट करती है तो लोकसभा के एमपी चुन के आते हैं, इसमें जनता वोट करती है प्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा का एमपी है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है, जिसमें एमएलए वोट करते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में विधायक कह देते हैं। विधायक लोग वोट डालते हैं तब राज्यसभा का एमपी चुनता है। लोकसभा में जनता वोट करती है। राज्यसभा और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि 1952 में हमारी मतलब चुनाव हुए थे, तो ऐसी मतलब इतना हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन गई थी कि हम राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष कराने के मतलब समर्थन में या फिर उसमें नहीं थे कि प्रत्यक्ष भी चुनाव राष्ट्रपति का कराएं, क्योंकि चुनाव में होता था खर्चा बहुत, आज भी होता है चुनाव में खर्चा। तो इसलिए और देश जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए थे आजाद हुए, तो उन्होंने कहा था राष्ट्रपति जो है ना, वो कहते हैं ना कि निर्वाचित आपको इलेक्शन कराओगे तो पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम अप्रत्यक्ष रूप से जो चुन के आते हैं उन्हीं से वोट डलवा लेते हैं, तो इनका भी निर्वाचन ही हो जाएगा, लेकिन होगा अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे विधायक लोग हैं और सांसद हैं, ये लोग ही वोट डाल देंगे, यानी लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और जो विधानसभाओं के जो राज्य हैं उनकी जो विधानसभाओं के सदस्य आते हैं विधायक चुन के, वो सारे सदस्य मिलके और राष्ट्रपति का चुनाव कर देंगे। तो इसमें खर्चा कम होगा, यानी इन्हीं जो लोग हैं उनका ही चुनाव का प्रबंध करना पड़ेगा। पूरे देश में मतलब चुनाव होता है तो बहुत सारी मतलब चुनाव आयोग, फिर पूरा प्रशासन, तंत्र तंत्र सब लगता है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब इन्हें एमएलए हैं राज्यों की और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, इनसे मिला के चुनाव हो जाता है, तो थोड़ी सी ही प्रक्रिया में मतलब कंडक्ट करनी पड़ती है और बहुत कम पैसा खर्च होता है। तो इसलिए उस समय की दशाएं ऐसी थी, इसलिए हमने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव राष्ट्रपति का नहीं कराया। ठीक है, तो ये समझिए। अब जैसे हमने आपको समझा दिया कि लोकसभा और राज्यसभा क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है, यानी विधायक चुनते हैं राज्यसभा वाले सांसदों को और लोकसभा में जनता वोट देती है। अब इसे जन जो लोकसभा है ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। इसे निम्न सदन भी बोलते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि निम्न सदन मतलब ये लोअर हाउस है और वो उच्च हाउस है। उच्च सदन राज्यसभा उच्च सदन है, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग बैठते हैं जाके राज्यसभा में, और लोकसभा में जनता द्वारा चुन के आते हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी भी मतलब उसी हिसाब से है, जैसे ये लोकसभा है। ठीक है, अब लोकसभा में क्या है कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा में 5 साल का है। अब लोकसभा भंग भी की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसका अगर सदस्य बनना है तो आपको 25 साल की उम्र होनी चाहिए। 25 साल की उम्र हो, आप बन जाएंगे इसका सदस्य। और उसका सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल उम्र होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए ना, उम्र का भी तो डिफरेंस है, इसीलिए उसे उच्च सदन कहते हैं। वहाँ विद्वान लोग बैठते हैं, उच्च सदन है। 30 साल क्रॉस कर जाए वो लोग आएंगे। यहाँ एलिजिबिलिटी है 25 साल, 25 साल के हो गए तो आप चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। ठीक है, और ये 5 साल के लिए हो, तो 5 साल बाद इनके सदस्य लोग सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो इसे हम भंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये भंग नहीं होती है, ये स्थायी सदन है। ठीक है, ये स्थायी है, स्थायी है, स्थायी है। तो इस चीज को समझिएगा। इसके जो और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का 6 साल, सदस्यों का। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 साल होता है।
और इसके सदस्यों का कार्यकाल मतलब बता दिया हमने 5 साल होता है। तो ये हर हर क्राइटेरिया में राज्यसभा से मतलब राज्यसभा लोकसभा से बड़ी है, यानी कि सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसकी मतलब निर्वाचित होने की उम्र भी 30 साल है। स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है, उच्च सदन है, विद्वानों का सदन है। और इसका जो है ना, जैसे भंग नहीं होती, तो इसके जो राज्यसभा है इसके 2/3 सदस्य जो है ना, इसके 2/3 सदस्य मतलब 1/3 सदस्य 1/3 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। ठीक, 1/3 जो है 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। और 2 साल पर जब 1/3 रिटायर होते हैं 2 साल पर, तो निर्वाचित भी हो जाते हैं। समझ में आया? जैसे इनको रिटायर किया 1/3 को, और उसी हिसाब से उन्हें भी निर्वाचित कर दिया 1/3 को। तो इसीलिए इसका कार्यकाल जितना हम रिटायर करते हैं उतना ही हम निर्वाचित भी कर देते हैं। जितना हम रिटायर करते हैं, यानी कि जैसे 1/3 सदस्य, ठीक है, 2 साल पर रिटायर, ठीक है, 1/3 सदस्य 2 साल पर रिटायर कर देते हैं, 2 साल पर ही निर्वाचन कर देते हैं। 2 साल पर निर्वाचन, ठीक। अब इनका निर्वाचन भी कर देते हैं, तो इसीलिए ये अलग है। अब जैसे क्या क्या पूछेगा, तो लोकसभा निम्न सदन है, भंग हो सकता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एलिजिबिलिटी 25 साल उम्र है तो चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, ये उच्च सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, स्थायी सदन है, भंग नहीं होगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो 1/3 सदस्य निर्वाचित भी हो जाते हैं। और इसके एलिजिबिलिटी है कि आप 30 साल की उम्र हो गई है तभी आप निर्वाचित होंगे। ये चीज इसमें क्लियर कट कहा गया है, तो ये चीज आप समझिए। तो आपको बेसिक अंतर आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। अब ये भी है कि इसके भी एमपी को बोलते हैं एमपी, उसके भी एमपी को एमपी बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं राज्यसभा का एमपी, और उसे बोलते हैं लोकसभा का एमपी। बस नाम में अंतर है कि लोकसभा का एमपी और राज्यसभा का एमपी, लेकिन फुल फॉर्म दोनों की एक ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो राज्यसभा का एमपी होता है ना, उसकी तुलनात्मक रूप से शक्ति लोकसभा के एमपी की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि जो लोकसभा का एमपी है ना, वो जनता से चुन के गया है, और जो जनता से चुन के जाता है ना, उसकी पावर हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि वो जनता के बीच से आया है। और इनका चुनाव क्या है, कुछ चंद लोगों ने कर दिया है। जैसे कि आप समझिए, जैसे यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। अब 403 मतलब विधायक ने 31 सांसद चुन के भेजे हैं राज्यसभा में, सबसे ज्यादा यूपी को ही मिली है। तो राज्यसभा के सांसद 31 यूपी चुन के भेजता है, यूपी 31 चुन के भेजेगा, तो उसके एमएलए 403 है। अब उसी रेशियो में आप बांट लीजिएगा, 403 मतलब जो विधायक हैं वो 31 सांसदों को भेज पाए हैं, तो उस रेशियो में उसका चुनाव होता है राज्यसभा के सांसद का। ठीक है, जैसे बिहार में 16 हैं, तो बिहार में 16 हैं तो उसकी विधानसभा की सीटों के अकॉर्डिंग ही वो होता है। तो बेसिकली राज्यसभा का अगर एमपी बनना है आपको, तो आपका पॉलिटिकल कनेक्शन किसी पार्टी से हो, जिस पार्टी से होगा तो उस पार्टी के एमएलए आपको सपोर्ट करेंगे तो आप राज्यसभा जाएंगे, वरना खुद की दम पे तो जाने से रहे, क्योंकि इसका कोई चुनाव तो होता नहीं है जो आप चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे और आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव लड़ाती है, विधानसभा में एमएलए होते हैं, उस एमएलए का समर्थन देके अपने ही राज्यों मतलब सदस्यों को राज्यसभा में बैठा देती है। जैसे कि अभी जो राज्यसभा का
सीन चलता है। जैसे दिल्ली मान लो, दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा की, तो दिल्ली में जो 70 सीटें हैं तो उसमें से 4 सदस्य जाते हैं मतलब वहाँ के लिए, लोकसभा मतलब राज्यसभा के लिए, तो उसका रेशियो निकलता है। तो अब दिल्ली की पार्टी डिसाइड करेगी ना, आम आदमी पार्टी के, हम किसको राज्यसभा में भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगे। अब वो बेसिकली चंदा और धंधे का खेल चलता है, यानी पीछे से कितना पैसा किसने दिया है उस हिसाब से नाम निर्वाचित किया जाता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी बनी 2013 में, अन्ना का आंदोलन चला था भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना आंदोलन चला 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहीं से ये 3 लोग निकले, यानी रामदेव बाबा और कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी का जो नेता है अरविंद केजरीवाल, उसी में इनका साथी है जो मनीष सिसोदिया, और योगेंद्र यादव एक लड़का था जो सिविल की तैयारी करता था, वो भी यहीं कूद गया था इसी आंदोलन में। तो बेसिकली उससे निकले ये चेहरे। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पार्टी बना के जीत गए। जीतने के बाद ये तय था कि मतलब कुमार विश्वास को अब ये मतलब राज्यसभा में निर्वाचित करेंगे, क्योंकि वो उसके मतलब बोलने की वो एक प्रखर वक्ता है, अच्छी मतलब भाषा पे पकड़ है, तो इसलिए तय था। लेकिन उसने, केजरीवाल ने पार्टी को अपने हाथ में हैंड ओवर कर लिया, और जब देखा कि मामला, जब दोनों योग्य हों, जब दोनों ही व्यक्ति योग्य हों, तो लगता है एक योग्य को इसको साइड करें, अगर इसको साइड नहीं किया ना तो ये हमें साइड कर देगा कुछ दिन बाद। तो ये सत्ता में खेल चलता है। तो फिर कुमार विश्वास को केजरीवाल ने साइड कर दिया, राज्यसभा में निर्वाचित नहीं भेजा, तो ये नाराज हो गए तो इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने कहा दे दो, हम यही चाह ही रहे, आप हटो, मतलब 4 दिन बाद क्या पता बोलो आप हमारी लंका लगाने लगो, ये चीज होती है। तो फिर कुमार विश्वास को ना तो राज्यसभा भेजा, ना पार्टी में, तो पार्टी से इसने इस्तीफा दे दिया। तो ये चीज है। अब यूपी में जो 403 है, 403 में से जितनी पार्टी जीतती हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने राज्यसभा में सांसद भेजती हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप शायद कि क्या कॉन्सेप्ट होता है राज्यसभा में भेजने का और लोकसभा में भेजने का। लोकसभा तो जनता द्वारा ही जाती है। अब इसमें जो है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, और जिसकी सहमति के बिना कोई बिल एक्ट नहीं बनता है, ये समझिए। जैसे कि हम कोई भी विधेयक है, जब तक कोई भी चीज है हम कानून बनाना चाहते हैं, तो कानून बनाना चाहते हैं तो उसे पॉलिटी की भाषा में हम उसे विधेयक कहते हैं। कि हम किसी जैसे भैंस या मतलब किसी पे भी ले लो, यानी कृषि पे ले लो, कृषि के लिए कुछ कानून बनाना चाहते हैं कि किसानों की इतनी इतनी फसल है तो इस रेट पे बिकनी चाहिए, तो उसके लिए हम कानून लाना चाहते हैं, तो कानून को हम उसको कहेंगे विधेयक। अब वो विधेयक पेश होगा, राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी पेश करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा उस पर विचार करेगी, विचार करने के बाद उसे पास कर देगी। जब पास कर देगी उसके बाद तब तक ही वो विधेयक ही कहलाएगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं कर देंगे। जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तो वही बिल, विधेयक बोलते थे, वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट मतलब अधिनियम बन जाएगा। तो यही बात कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग है। ये दोनों जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ये पास भी कर दें किसी बिल या किसी एक्ट मतलब विधेयक को, उसके बाद अगर राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो इसलिए संसद के अगर पूछे कितने अंग हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। ठीक, और ये हमने बता ही दिया। उच्च सदन है, निम्न सदन है, फर्स्ट हाउस कहते हैं और इसे सेकेंड हाउस कहते हैं। उसके बाद ये देखिए कि जो लोकसभा की पहली बैठक है वो 17 अप्रैल 1952 को हुई थी, और राज्यसभा की 13 मई 1952 को हुई थी। अब बेसिकली पूछे कि पहले लोकसभा बनी या राज्यसभा बनी, तो आप कह देना कि लोकसभा बनी, क्योंकि 17 अप्रैल को लोकसभा बन गई थी 52 में, और 52 में मई में जाके राज्यसभा बनी थी। ठीक है, तो ये हमने तुम्हें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया पार्लियामेंट का क्या होता है। मतलब यही समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के एमपी में और इनमें अंतर ही क्या है, कि मतलब दोनों ही एमपी हैं। तो एलिजिबिलिटी का अंतर है, वो जनता द्वारा चुनेगा, 5 साल के लिए चुनेगा, भंग भी हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से आएगा, 5 साल के लिए आएगा, 25 साल उम्र की क्राइटेरिया है उसमें, यही है। जनता द्वारा नहीं चुनेगा, विधायक चुनाव करेंगे, 6 साल के लिए कार्यकाल है उसके सदस्यों का, 30 साल एज होनी चाहिए, और भंग नहीं होगा। ये 4 चीजें हैं, 4 चीजें ही कॉमन होती मतलब डिफरेंट होती हैं, उनको कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है।
ठीक है। अब देखिए, अब राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है यानी 79 में, आर्टिकल 79 में कहा गया है कि मतलब संसद का गठन, अब संसद में 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अभी 80 है। 80 में क्या है कि जो राज्यसभा है उसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर समझा गया है कि अधिकतम सीटें जो हैं उसमें 250 होती हैं। अब जो इसमें सीटें हैं वो 250 हैं, ठीक है। और उसमें से 238 सीटें हैं, जो 238 सीटें निर्वाचित होकर आती हैं। बेसिकली 238 सीटें हैं वो निर्वाचित होकर आती हैं। 12 सीटें जो बची वो मनोनीत होकर आती हैं। मनोनीत का क्या कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब राष्ट्रपति मनोनीत इन्हें करते हैं और कैसे करते हैं वो समझिएगा। जैसे राष्ट्रपति को लगता है कि इस 4 एरिया दिए हुए हैं, 4 क्षेत्र, उससे ही मनोनीत करेगा। जैसे कला है, ठीक है, विज्ञान है, साहित्य है और समाज सेवा है। इन 4 क्षेत्रों में आपने मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस किया है और राष्ट्रपति को लगा कि आप अपनी पराकाष्ठा पे गए हैं इन क्षेत्रों में, तो आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। बेसिकली ये पागल बनाने का कॉन्सेप्ट है। कोई हम आदमी को ऐसे मनोनीत ही करते नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होता है पूरा, जो पॉलिटिकल पार्टी कर कहती है वही करते हैं। ये कहने को प्रावधान कर दिया है कि मतलब ये है वो है। आप समझिए 12 सदस्य हैं, 12 सदस्यों में से कितने आम आदमी को ये चुनते होंगे। साहित्य के क्षेत्र में बेस्ट काम किया है, विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में किया है, तो ये कितने लोगों को मतलब वो करते होंगे कि जो बिना पार्टी की अनुमति के ये चुनते होंगे, या फिर बिना रसूख के चुनते होंगे। जिसके पास रसूख नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, तो उसको चुनते होंगे। कैसे, जैसे देख लीजिए आप सचिन का ही उदाहरण ले लीजिए। इन्होंने सचिन को कला के क्षेत्र में चुना, ठीक है, सचिन को इन्होंने कला के क्षेत्र में चुना है। और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत लोग चुन के गए हैं, जैसे पर्यावरण के लिए बचाने के लिए किया था। विज्ञान में गए हैं, साहित्य में गए। साहित्य में आपने दिनकर जी का नाम सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि हैं, वो साहित्य के क्षेत्र से गए हैं। सचिन तेंदुलकर जो हैं कला के क्षेत्र से गए हैं। फिल्म वाले भी कला में ही आते हैं। जो फिल्म के जो सितारे जाते हैं वो भी, जैसे एक लेडी हैं, वो चुन के गई थी, वो कला से ही गई थी, हेमा मालिनी करके हैं शायद। और जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से भी चुन के जाते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं। और जो समाज सेवा, जैसे पर्यावरण बचाने के लिए किया, गरीबों के उत्थान के लिए किया, जो चैरिटी चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो उसमें से ले लिए जाते हैं। लेकिन वो वही कॉन्सेप्ट है कि चुनते तो इन्हीं क्षेत्र से हैं, 4 से, लेकिन बेसिकली या तो पैसा देना पड़ता है या फिर पार्टी डिसाइड करती है कि इनको चुनिए। और राष्ट्रपति तो है ही कठपुतली, वही चुनते हैं। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन चार चार क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। ये ध्यान रखिएगा। और कौन करता है? राष्ट्रपति। और 238 सीटें चयनित होकर आती हैं राज्यों से, और जहां जहां विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां से। जैसे एमएलए तो वोट करते हैं, हमने बताया अभी राज्यसभा के लिए। तो एमएलए तो दिल्ली में भी है, अब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। एमएलए तो पांचेरी में भी है, और पांचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां के एमएलए भी चुन के भेजते हैं। तो दिल्ली को 4 सीटें दी गई हैं, पांचेरी को दी गई हैं, तो उसी हिसाब से जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विधानसभा है, तो वो एमएलए चुन देते हैं, और राज्य के सारे एमएलए चुन के भेजते हैं। तो टोटली केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है और राज्य के सब मिला के 238 ही भेज पाते हैं। 12 सदस्य बचे वो मनोनीत कर देते हैं राष्ट्रपति इन 4 क्षेत्रों के, तो हो जाते हैं पूरे 250, 250। ठीक है। अब 28 राज्य हैं अभी वर्तमान में, और इतने सदस्य भेजते हैं। उसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें बटी हुई हैं, पौंचेरी और दिल्ली को मिली हैं, और ये 2 सीटें केंद्र शासित प्रदेश दूसरे को मिली हुई हैं। ऐसे करके पूरे 238 हो जाते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश वाला है ये, इसे लिखना चाहिए यहाँ पर फर्स्ट, तो ये सेकंड लिखा है। तो यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंचेरी से 9 सदस्य आते हैं, और 9 229, ये हो जाते हैं 238। ठीक है।
तो राज्यों से 229, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से और पौंडचेरी से 9, तो ऐसे मिला के हो जाते हैं 238, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो ये इसका पूरा हो जाता है 250 का कोटा। अंतर क्या है वो हमने अभी पहली वाली स्लाइड में आपको कंप्लीट कर दिया था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे कैसे ये काम करते हैं, कैसे कैसे निर्वाचित होते हैं। आप सदस्यों का सीक्वेंस भी समझ में आ गया होगा कि 238 हैं वो चयनित है और 12 हैं जो मनोनीत है। ठीक है। अन्य यूटी में जनसंख्या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पाने के लिए यानी जो अन्य यूटी हैं उनमें विधानसभा नहीं है। अब जब जैसे जैसे विधानसभा निर्वाचित बनेगी, मतलब विधानसभा बनाई जाएगी, तो उसमें भी मतलब एमएलए चुन के आएंगे तो वो भी चुनाव करेंगे। अब जैसे तत्कालीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया है, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के साथ साथ सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोग विधानसभा रखने का प्रावधान किया है। अब वहां की जो विधानसभा है वो चुनाव करेगी राष्ट्रपति के चुनाव में भी और राज्यसभा के चुनाव में भी, यानी कि जहाँ विधानसभा बनाई जाएगी। तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा बनाई गई है, और पांडिचेरी और दिल्ली, अब ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं वर्तमान में। अब प्रतिनिधित्व यानी देखो, अप्रत्यक्ष होता है, हमने बताया अप्रत्यक्ष मतलब एमएलए, एम एल ए, जिसे देसी भाषा में कहते हैं विधायक। चाचा विधायक हैं हमारे। ठीक, ये चुनते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से। किसी के ऊपर रंगदारी गांठनी नहीं चाहिए। मतलब कहते हैं कि चाचा विधायक हैं हमारे, यार चाचा ही तो विधायक हैं, तुम क्या हो, तुम्हारी कोई मतलब है, चाचा के ऊपर उड़ रहे हो और चाचा कहते हैं कि भतीजा ही नहीं है हमारा। फिर कहाँ जाओगे। तो ये चीज होती है कि अपनी जो इमेज है ना, और उसके हिसाब से बोलना चाहिए आदमी को। अपने चाचा हमारे ये हैं, पिताजी हमारे ये हैं, यार खुद में तुम क्या हो। पिताजी ने अगर लात मार के निकाल दिया आपको घर से, तो आपकी इतनी मतलब हैसियत होनी चाहिए कि आप उठ खड़े हों, आपको 2 टाइम की रोटी कमा सको। समझ में आया। तो दूसरे के नाम पे या दूसरे के रसूख को अपना रसूख बता के और अपनी इमेज क्रिएट करना, ये छोड़िए। आप खुद में क्या है, पिताजी या चाचा जी से अलग आप खुद में क्या है, उसको बताइए, तब समझ में आता। क्योंकि एक जो मूवी है इसमें चाचा विधायक हैं हमारे, वो वाला, तो इसलिए मुझे समझ में आ गया, इसलिए बोल रहे हैं। और जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है ना कि दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत होती है, सभी को होती है। जब कोई ऊपर जाता है तो उसकी टांग खींचेंगे कि ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है, इसे नीचे करो। तो पूरा समाज और पूरा गांव टांग खींचने में लग जाएगा। और अगर कहीं भी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके बीच में टांग अड़ा देंगे, और जब टांग अड़ाएंगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट होती है। तो आप इतना ही समझिए कि अगर कोई आपके किसी भी कार्य में बाधा बनता है या टांग अड़ाता है, तो उसे माफ मत कीजिएगा। टाइम का इंतजार कीजिएगा, वेट कीजिएगा, पर कभी भी जब आपका मन करे कि इसे बर्बाद करना है, तो फिर ऐसे बर्बाद कीजिए कि उसे समझ ना आए कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ खत्म हो गया। टोटली जर्मनी के हिटलर वाली पॉलिसी अपनाइए। जिंदगी में माफ किसी को नहीं करना है, सबका हिसाब किताब बना के रखना है, लेकिन मुंह पे किसी के नहीं बोलना। धैर्य बना के रखना है, जब आपके पास शक्ति पैदा हो जाए तब उसे बर्बाद कर देना, और बर्बाद करके बता भी देना हम ही ने बर्बाद किया था, तो और क्यों किया था वो भी बता देना मुंह पे, इसलिए किया था। अब जैसे बोल रहे हैं जर्मनी और हिटली का कॉन्सेप्ट, जैसे जर्मनी का हिटलर था, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो शक्ति पैदा करता था और फिर पूरे उसको मैप करता था कि इसे बर्बाद करने के लिए क्या क्या चीजों को मुझे खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे हिटलर को समझिए दिल्ली खत्म करनी है, अब दिल्ली खत्म करनी है तो दिल्ली के चारों बॉर्डर सील करेगा पहले, देखेगा कि कहाँ कहाँ से एंट्री है और एग्जिट है, कहाँ कहाँ रेलवे ट्रैक हैं, कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट हैं, और कहाँ कहाँ पे पुल हैं, बिजली घर हैं और टावर हैं। इन चीजों को मैप करेगा, सेना को एकदम आदेश देगा, यानी कि चारों बॉर्डर सील,
बम मारेगा, कनेक्टिविटी डाउन करेगा, रेलवे पुल उड़ाएगा, और जो नदियों पे पुल बने वो उड़ाएगा, बिजली घर उड़ाएगा, टावर उड़ाएगा, एकदम धनाधन। और जो एयरपोर्ट है वो उड़ाएगा और पूरी कनेक्टिविटी काट देगा, पुल उड़ा देगा, इधर के इधर, उधर के उधर, रेलवे उड़ा देगा कनेक्टिविटी के मामले में, रेलवे की स्टेशन, टावर पे मार देगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा मतलब फोन से। उसके बाद चारों बॉर्डर कंट्रोल कर लेगा, जो बाहर का कोई व्यक्ति आ ना सके और अंदर का बाहर जा ना सके, समझ रहे हैं। तो रेलवे उड़ाएगा, और जो नदी पे पुल बने हैं वो उड़ा देगा, कम्युनिकेशन के लिए टावर उड़ा देगा, एयरपोर्ट उड़ा देगा, और सुबह स्टार्ट करेगा और शाम को दिल्ली पे कब था, मतलब मारना स्टार्ट करता था। पूरे पहले पहले मैं बना लेता क्या क्या करना है, फिर इतनी तेज से करता था कि लोगों को हवा ही नहीं लगती थी, तब तक तो मामला साफ। तो यही हम तुमसे कहना चाह रहे थे, उसे पता भी ना लगे कि शुरू कहाँ से किया और अंत कहाँ कर दिया। किसी आदमी को ऐसे बर्बाद करना, अगर किसी से दुश्मनी पालो तो ठीक तरीका से पालो।